राजा नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत बहुत आभार सर। सॉरी फॉर डिले। मैं नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग आज जो टॉपिक लेके बैठे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अभी जो पब्लिक के सामने जाएगा तो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। जी सर। हम लोगों ने लॉ पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इसलिए हमको मालूम है कि क्या होता है, लेकिन नाम पब्लिक को मालूम नहीं है। तो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को या बाद में जो भी देखने वाले हैं उनको ये बता सकूं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होती क्या है और मैं इस मामले को आज की डेट में क्यों उठा रहा हूं। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं और आज की बात करते हैं कि आज क्यों उठा रहा हूं, उसका कारण यह है कि पिछले अभी जो पार्लियामेंट का सेशन गया है उसमें हमारे सीजेआई, पूर्व सीजेआई, फॉर्मर सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने मेडन स्पीच दिया है राज्यसभा में, जहां पर कि 131:102 से वो जो बिल है पास हुआ था, दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिल था, तो उसमें रंजन गोगोई साहब ने भाषण दिया पहली बार। उस भाषण में उन्होंने ये बोला है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जी, इसको डिबेटेबल है, इसको डिबेट करना है। ये मतलब उनका कहने मतलब इतना ही करके वो रह गए। ही चीफ जस्टिस तो ही नोज हाउ मच टू स्पीक एंड व्हाट इज टू बी स्पीक, नॉट टू। इसे चला जाए। जी जी जी। तो जब वो हुआ, जब उन्होंने बोला तो मेरे को बड़ा तकलीफ हुई। मैंने कहा यार हम तो छोटे छोटे वकील हैं और बड़े बड़े जो लोग बाग हैं वो तो इस बारे में कुछ बोलते नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आया कहां से कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने जिस समय 1950 में 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिया था। डेफिनेशन ही नहीं है उसमें, ना नाम है ना कुछ है, एकदम। दूसरी बात यह है कि जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, बी.आर. अम्बेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सबके सब हैं, उन्होंने फिर आर्टिकल 368 रखा क्यों? तो ताकि चेंज कर सके ना, रिजिडिटी खत्म हो जाए। तो अगर चेंज करने के लिए उनके दिमाग में था तो आप बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ला करके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से रोकते क्यों हो? ये भी बात सही नहीं, वो अलग चीज है, इसीलिए बोलना डिबेटेबल। अब सवाल ये है कि सर ये 368 डालने का मकसद ही है कि इट्स फ्लेक्सिबल इन अ वे। भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां में डेमोक्रेसी है वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम, बिकॉज पार्लियामेंट में जो बंदे आते हैं वो पब्लिक चुन के भेजती है, इलेक्टेड, हाँ, इलेक्टेड पीपल है। ये जो कॉलेजियम से आ रहे हैं, मैं कॉलेजियम बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ यहाँ कहां से आ रहे हैं, कॉलेजियम से जो बंदे आ रहे हैं चीफ जस्टिस बन करके और जज बन करके सुप्रीम कोर्ट में और अपने आप को 30 बार समझते हैं, इनको किसने ये पब्लिक में एक जगह कहीं पर म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ेंगे वहां भी नहीं जीत पाएंगे ये लोग। नहीं, एक्चुअली वहाँ एम्पावरमेंट भी तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और हर बात को लेकर के बैठ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जुडिशियल वो रीच फैलाते हैं। अरे इंस्टीट्यूट का काम है वहीं पर अपने लक्ष्मण रेखा खींच के रखो ना, क्यों बकवास करते रहते हो हर चीज में कि नहीं हम तो इंस्ट्रूमेंटल पर करेंगे। जहां पर तुम्हारे को लगता है कि ठीक है गवर्नमेंट को दबाना है वहां पर जी जी जी, हाँ, मेन मकसद वही है, इग्नोर मार देते हो। ये क्या मतलब है? दोगली मेन राजनीति करके मकसद वही बैठते है। हैं। अभी सवाल ये उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जब 1973 में केशवानंद भारती में आया, 13 जजेस की जो बेंच थी, लार्जेस्ट बेंच सो फार, और मेरे ख्याल में उसमें 90 या 70 दिन कुछ हियरिंग हुई थी, कंटिन्यूअस हियरिंग हुई थी और कुछ 700 पेज का जजमेंट है, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर थोड़ा सा मौका मिलेगा तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब बेसिक स्ट्रक्चर आया तो इंदिरा जी वांटेड टू कर्टेल फ्रीडम, क्या बोलेंगे उसमें, तो पूरा फंडामेंटल राइट को सत्यानाश करना चाह रही थी ना वो, उनका इरादा ये था। तो उसमें पब्लिक ने केशवानंद भारती के केस को मतलब वेलकम किया, इंदिरा जी ने उसका अपोज किया लेकिन पब्लिक ने वेलकम किया। हुआ क्या कि इंदिरा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सीधा का सीधा, शायद उस समय चीफ जस्टिस सीकरी थे, हाँ सीकरी साहब थे, चीफ सीकरी साहब का उस दिन रिटायरमेंट था, 24 अप्रैल की बात है मेरे ख्याल में। 25 अप्रैल को इन्होंने 4-5 जजेस को सुपरसीड करके एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया इंदिरा जी ने, विद इंटेंशन कि अगर मौका मिलेगा तो बाद में मैं इनको मैनिपुलेट करके केशवानंद भारती को पलट दूंगी। जी। और बाद में फिर हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि क्या हुआ, इमरजेंसी लगा दी 75 में जी। और उसके बाद में जब इमरजेंसी हटी तो मोरारजी जी आ गए। मोरारजी की तो लंगड़ी गवर्नमेंट थी, बीजेपी वाले भी वहां पे घुसे हुए थे, कम्युनिस्ट भी घुसे हुए, सारे सपोर्ट कर रहे थे।
2-2.5 साल गवर्नमेंट चली और उसके बाद में राजनारायण ने सत्यानाश किया और संजय गांधी और कमलनाथ के चक्कर में वो गवर्नमेंट उड़ गई, अरुण नेहरू के चक्कर में। अब वो फिर बाद में वो 6 महीने के लिए केयरटेकर आई चरण सिंह की, तो वो क्या करते हैं, उनको तो पार्लियामेंट में उनके पास अब वही नहीं था, मैंडेट ही नहीं था। तो जब चरण सिंह गए फिर इंदिरा जी वापस आ गई। जब इंदिरा जी वापस आ गई तो उनको अपनी पोजीशन कंसिडरेट करने के पड़ गई कि भाई ठीक है, किस तरीके से मेरे को अगला वाला इलेक्शन जीतना है। और उसी चक्कर में हम लोगों ने पहले शायद अपना स्ट्रीम किया है कि जो पंजाब प्रॉब्लम पैदा की इन लोगों ने पैदा की कि बिल्कुल हमारे को अगला 1985 का इलेक्शन हम आराम से जीत सके। तो उनको चिंता नहीं थी कि हाँ भाई इस बारे में ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देखें या ना देखें। और सिर्फ पंजाब प्रॉब्लम क्यों सर, आज जो मणिपुर में आप देख रहे हैं, ये म्यांमार से जो कुकीज आया उसका गवर्नमेंट ऑर्डर निकाली थी इंदिरा जी। जाओगे तो फिर जो असम में जो तमाशा हुआ तो वो भी नहीं किया हुआ था उसके लिए। हाँ, उन्हीं उनका ही मतलब अल्फा बोडो जो बवाल चल रहा था तब इनका ही किया हुआ था, जिससे इनका तो यही करते थे ना कि भाई ठीक है दंगा करवा दो, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट कर दो, अरे वहां पे दंगे हो रहे हैं, बाहर वाला जो विदेशी आज भी वही चीज चल रही है। हाँ। हम लोग भुगत रहे हैं। तो नहीं, मेरा कहना तो ये था कि इंदिरा जी ने कुछ किया नहीं। इंदिरा जी का मर्डर हो गया। राजीव गांधी के पास में 405 सीटें थी, अगर चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन राजीव गांधी खुद तो पॉलिटिशियन थे नहीं, उनको तो सलाहकार जितने भी थे वो सारे के सारे चाटुकार थे। उनको लगता था राजीव गांधी को जिस तरीके से मोड़ेंगे, अगर बोलेंगे भाई तू ईस्ट की तरफ देख तो ईस्ट तरफ देखेगा, वेस्ट देख वेस्ट देखेगा, नॉर्थ देख तो नॉर्थ देखेगा। और उसी चक्कर में राजीव गांधी की पत्नी जी ने उनका वो कर लिया, फायदा उठा लिया। बुफर कांड हुआ, ये हुआ, तो वो आधे साल के गवर्नमेंट मेजॉरिटी होने के बावजूद भी अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लग गए। उनको बिल्कुल केस में फैसले को उलट दिया। तो हिंदुओं को खुश करने के चक्कर में उन्होंने अयोध्या का बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया कि जाके वहां पे आरती करो। तो जी राजीव गांधी गवर्नमेंट गई। राजीव गांधी गवर्नमेंट के बाद वो वीपी सिंह साहब आए, उनको तो मंडल कमीशन के अलावा कोई काम नहीं था कि हाँ ठीक है किसी तरीके से मैं कुर्सी पे चिपका रहा हूँ। मंडल कमीशन लागू कर दिया, हजारों लड़का जो है वो रोड पे आकर के जल गया और मर गया। जी। फिर वीपी सिंह के बाद में ये आया, चंद्रशेखर कुछ दिन के लिए बने, उनके तो फिर गवर्नमेंट बैसाखी पे थी, राजीव गांधी ने सपोर्ट विड्रॉ किया, चंद्रशेखर गिर गए। अब चंद्रशेखर गिर गए, राजीव गांधी मर गए, तो नरसिम्हा राव आ गए। अब नरसिम्हा राव आए तो उनकी फिर वही लंगड़ी गवर्नमेंट थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सपोर्ट कर रहा है, अजीत सिंह सपोर्ट कर रहा है, लोगों को पैसा दिया जा रहा है, सो मच सो दैट प्राइम मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वाज चार्जशीटेड फॉर ब्राइबिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, अब नरसिम्हा राव के बाद में क्या हुआ, देवगौड़ा साहब आए, कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, सीताराम केसरी भी सपोर्ट कर रहे हैं, सीताराम केसरी ने सपोर्ट विड्रॉ किया, देवगौड़ा गिरे, गुजराल को सपोर्ट कर दिया, गुजराल गिरे, इलेक्शन हो गए। जब इलेक्शन हो गए तो 13 दिन की गवर्नमेंट बनी अटल बिहारी वाजपेयी की। उसके बाद में इन्होंने सॉरी उसी में 96 में जब नरसिम्हा राव हारे तो 13 दिन की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी बनी, बाद में देवगौड़ा बने और ये बने, वो सब कॉम्बिनेशन अलग था। बाद में जब फिर से अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट बनी तो 13 महीने में फिर गिरा दी जयललिता ने उसको। वो आदमी जो उड़ीसा का मरांडी ना, क्या नाम था उसका, कुछ नाम था, उस बंदे को जब चीफ से तुम तो वोट देने का अधिकार क्यों दिया? यहाँ के लोकसभा स्पीकर ने गड़बड़ किया, उसको वोट देने का अधिकार दिया, उस चक्कर में एक से गिर गई गवर्नमेंट, गिर गई 13 महीने में। फिर से इलेक्शन हुए, वाजपेयी साहब आ गए, अब उसमें तेलुगु देशम, डीएमके, ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी सांस लेने का मौका नहीं मिला कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब इतना ज्यादा, और फिर बाद में फिर ये देख ही लिया होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बाद 10 साल तो ये मौनी बाबा रहे, तो इनको तो देश को लूटने से कोई फुर्सत नहीं मिली। आज की डेट में रंजन गोगोई ने मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम में ये सवाल उठाया है। ही नोज कि लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में मेजॉरिटी होने वाली है, तो एटलीस्ट नाउ इट इज द टाइम टू यू डिफाइन व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, what is basic structure of the constitution, which is not there in the constitution at all. Yes. This is also unusual. This is also unusual. As being a written constitution, हमारा written constitution है. It's about time people come to know what it is, how much it can be flexible and how much it can be rigid. ये बहुत ही important सवाल आप उठाए। जी सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में उठाया है, और जस्टिस गोगोई साहब ने उठाया है, जिसको लेकर के कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के लार्जर बेंच के सामने, जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उसके सामने मेंशन किया कि आपका ब्रदर ये बोल रहा है पार्लियामेंट में। सर उससे बड़ा जोकर कोई है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, वो तो जोकर ठीक है,
चीफ जस्टिस आर टू हैव रिबक्ड हिम, चुप रहो, बकवास मत करो यहाँ पर। चीफ जस्टिस ने क्या बोला, वी आर ब्रदर हियर व्हेन वी आर इन सिटिंग इन दिस सीट, आफ्टर दैट वी आर नॉट ब्रदर। He should have spoken that you cannot raise anything which is discussed in parliament. And you being a member of parliament, राज्य सभा के, ठीक है, तुम यहाँ पे क्यों बकवास करते हो? He has been given liberty. Anyway, इसी चक्कर में जब वो गोगोई साहब ने भाषण दिया और जब वो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने उठाया, तभी से मेरा दिमाग कर रहा था कि इसके बारे में कुछ मेरे को डिस्कशन करना है कि ये क्या है एंड वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टाइम। मैं व्हाट आई फोरसी इज, अगर 2024 में मोदी गवर्नमेंट वापस आई, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, विवेक देवरॉय का आर्टिकल आप पढ़े हैं? नहीं, उसमें वो बोले हैं कि इट्स अबाउट टाइम दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड, लेकिन गवर्नमेंट फिर एक डिस्क्लेमर दिया है कि नहीं, वी आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ। ऐसा है, गवर्नमेंट जब डिस्क्लेमर देती है तो इसका मतलब ये होने वाला होता है, नहीं तो डिस्क्लेमर चुप रहते हो, डिस्क्लेमर भी ना देते हो। क्योंकि अगर वो बोल देंगे कि हाँ हम ये करने वाले, तो ये साले अभी लोकसभा के इलेक्शन आने, उसमें बकवास करने शुरू कर देंगे ना, अरे गवर्नमेंट आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अंदर से आवाज करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। जो पॉइंट्स उठाए गए सर, दोज आर वेरी वैलिड, क्योंकि अभी तो अच्छा, कानून तो समय के साथ चेंज होना चाहिए, देश तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलें क्या, जहाँ 10 तरह का गड़बड़ है उसमें? आप तो जानते हैं क्या है उसमें, नहीं है, कोई भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। अभी देखिए, कपिल सिब्बल साहब का भाषण सुने थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, इतना लंबा चौड़ा भाषण जो दे रहे थे, उसमें कुछ सेंस है? आप बताइए, एनी आयोटा ऑफ सेंस उसमें? 370 का जो आर्गुमेंट हो किए, मैं कपिल कुछ भी बोला जा रहा है, मैं ओपन स्ट्रीम में बोल रहा हूँ, कपिल सिब्बल दलाल है। जो रंजन गोगोई ने अर्णव गोस्वामी को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या बोला है उसने कि अयोध्या के जजमेंट के टाइम में ये मेरे घर के चक्कर काटता था, आई आस्क्ड सिक्योरिटी मैन नॉट टू अलाउ हिम इनसाइड। जी। जब भी वो रंजन गोगोई, चलमेश्वर, कपूर और कुरियन जोसेफ, इन लोगों ने जब जो वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसने करवाई थी? शेखर गुप्ता। यही याद में, हाँ, यही शेखर गुप्ता, वो दूसरा दी राजा, कपिल सिब्बल, वो लोगों ने करवाई थी। थे इसमें कपिल सिब्बल साहब भी थे उसमें, आप सही बोल रहे हैं। यस, he was instrumental in compelling them rather in some way or the other to speak before the public. जिस समय दीपक मिश्रा साहब जिस समय अपना काम करते थे, उस समय इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए थे, बोले कि ही इज डूइंग मनमानी, दीपक मिश्रा इज डूइंग मनमानी, बिकॉज कपिल सिब्बल वाज अफ्रेड ऑफ दीपक मिश्रा के टाइम में, अगर दीपक मिश्रा क्या चाह रहे थे कि मेरे टेन्योर में राजनंदनी का जजमेंट आ जाए, तो आई विल गो इन द एनल ऑफ हिस्ट्री कि भाई ठीक है, मैंने चीफ जस्टिस के तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। दिस इडियट ब्रॉट नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो तो शुक्र हो कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, क्या नाम था उनका, वेंकट नायडू, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पक्की बात है, दीपक मिश्रा तो डर गए ना। तो अभी यही होता है कि व्हेन योर डेमनेर इज लाइक दैट यू आर कैपेबल ऑफ मूविंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा, तो सारे के सारे 5 या 13 या 33 जितने भी जजेस होंगे उनको डर लगेगा जब तुम खड़े होगे। तो ये क्या करते हैं, फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं जजेस के ऊपर, और कुछ भी बकवास करते हैं। जजेस भी वैसे फियर साइकोसिस यदि हो उनमें, तो बैठते क्यों है फिर? तो मेरा सिंपल सवाल है, बैठते क्यों है फिर? मजूमदार साहब, आपको मालूम है जज कैसे बनता है? तो इसीलिए पकड़ करके आगे आते हो ना आप अगर क्लीन हो गए ना, तो आप सीधा कपिल सिब्बल को झाड़ दोगे, बोला गेट आउट। हाँ, नहीं सुनूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा। यूयू ललित झाड़ता था ना इसको, यूयू ललित के टाइम में इसने क्या बोला था, 50 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है, आई एम फाइंडिंग दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लिसनिंग मी, ऐसा करके बोल रहा था वो। कोई जरूरी है कि बकवास करने से लोग सुने? अब 370 का जो फालतू बहस चल रहा है, पैसे बर्बाद हो रहा है, इतने केसेस पेंडिंग है, दिन पे दिन ये कि बकवास, रोज आदमी तंग हो गया जो समझदार है सुनते सुनते। वो भी कोई लॉजिक हो उसमें? कोई पार्टी सर न पैर, अगर किसी वकील की पार्टी एफिलिएशन है, बस खत्म है वो वकील खत्म है, वो पार्टी लाइन ही बोलेगा। नहीं, फिर वकील भी तो खत्म है, ही इज नॉट अ लॉयर एनीमोर ना। फिर कुछ भी करते हैं।
तो मैं एक काम करता हूँ मजूमदार साहब, जी आपको सर, जी रंजन सर। गोगोई साहब का स्पीच सुनाता हूँ। हम लोगों जी ने सर। शायद मैंने उसको उसमें अपने में ही किया था कुछ, कहीं पर तुरंत बताता हूँ। यहाँ पे रंजन गोगोई साहब ने जी सर, स्पीच हम लोग सभी सुनते हैं, व्यूअर्स भी सुने, ताकि पता चले कि क्यों हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे। लोगों को भी पता चले कि ये होता क्या है और क्यों हम लोग कर रहे हैं। रंजन गोगोई साहब का वीडियो लाइव पे तो नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए मेरे ख्याल में, वीडियो में। अच्छा हाँ, ये मैं इसको शेयर करता हूँ, देखता हूँ। जहां पर रंजन गोगोई साहब भाषण देंगे वहीं पर आएंगे हम लोग। ये कौन है भाई? बिजू कुमार कौन है? हुई बिजू कुमार? ये अपना ही है सर। मैं किसी को नहीं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग वहां पर बैठे क्या करेंगे ये बताओ। तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो अपना कोई व्यूज रख सकते हैं अलग से, तो बाद में मौका देंगे ना सबको। अभी नहीं लेना ना मेरे को, अभी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, मैं क्यों लूं अभी इनको? जी 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 जी। अभी पीछे सुनते रहो, मैं अंदर नहीं लेने वाला। नहीं, पहले तो भूमिका बने, क्यों करने जा रहे हैं, प्रीफेस तो बने कुछ उसका। जी जी। क्या आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है सर। अच्छा हाँ हाँ। Is very dear to my heart, and a subject that can be as related to law as possible. For a maiden speech, I believe the chair is a little indulgent and gives a little more time, but I won't take much. A maiden speech अगर मैं पीटी उषा also जी has रखूं the protection of the House. It is freedom of speech in an absolute form. The member has a right to say on the first day whatever he wants. No, member has the right to say whatever he wants. I would confine myself to the legality of इससे बड़ा जूता क्या the मारेंगे वो? legislation. And I will address the House and the chair, of course, from three standpoints: sub judice, overreaching the Supreme Court's order, and the constitutional validity. So there is some faint voice about impropriety, sub judice. As a layman, it is not sub judice. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance. What the House is debating is on the validity of a law. Please. Would you please take your seat? No, absolutely no. No. देखिए I don't force me. The House was going well. this is the way these hooligans operate there.
All right. Do you want me to A bunch of uneducated hooligans go for the? shouting. And that also is high also. Mr. Chairman, I sir. do not allow. This is Mr. not Mr. good. Mr. Selected people, selected Chairman, sir. hooligans, You suddenly rise. cherry-picked and hand-picked to disrupt proceedings. The house is getting enlightened. Trust me. Mark every word. The house is getting enlightened. As was enlightened by others also. Please go ahead, sir. Mr. Chairman, sir. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance and specifically two questions referred to the Constitution bench. That has nothing to do with what is being debated in the House, number one. Number two, this is for all the members of the House. Mhm. And it has some importance so far as the relation between the judiciary and the executive is concerned. I would request all the members of the House to have a relook at Articles 105, 121, and 122. There is absolute freedom of speech in Parliament, and whatever a member says in Parliament cannot be questioned in a court of law. I do not find a similar constitutional provision Anywhere. restricting the debates in courts. What the courts cannot do under 121 is question the Parliament conduct of a judge in relation to a pending matter. The restriction that the House imposes on its own speech is self-imposed by the rules. And what do the rules provide? Mr. Chairman, sir, the rule says a member shall not discuss a matter of fact which is Pending a court pending before a court Pending of before a court. law. It's not a matter of fact that is what is being debated. It's a question of law. It is not even an interpretation of law. It's on a debate on law. Now, Mr. Chairman, sir, so where sub judice is concerned, the bill takes away 3A from the ordinance. To my mind, it's a perception, I may be wrong. To my mind, when 3A has been taken out of the ordinance and it is not there in the bill, the questions referred to the Constitution bench stands self-answered. Because if you read the order of the Supreme Court referring the matter to the Constitution bench, a copy of which I have got and I have read, my view is that the entire reference has been necessitated by the provision of 3A of the ordinance, which no longer exists. Therefore, it is the prerogative, the right of the members of the House to debate. The question of sub judice doesn't come up. So far as overreaching or outreaching the order of the court, Supreme Court is concerned, very shortly put, the position in my perception is this. The state legislature makes laws for the states, Parliament makes laws for the union territories. For the National Capital Region of Delhi, which has a special status, the state legislature or the legislature of Delhi makes the laws on the state subjects, except 3. But as Mr. Jethmalani read out, by virtue of 239 3B, Parliament has a power to frame laws beyond these 3. And that is exactly what the bill is seeking to do.
Therefore, there is no question of overreaching. And what has the Supreme Court repeatedly said? Paragraph 164, two conclusions. These are the two conclusions. May I read out these two conclusions? The legislative 164C, the Legislative Assembly of the NCTD has competence over entries in List 2 and List 3, except for the expressly excluded entries. In addition to entries in List 1, in addition to entries in the Union List, Parliament has legislative competence over all matters in List 2 and List 3 in relation to NCTD. This is the conclusion in paragraph 164. C. Paragraph 164F. The executive power of the NCD with respect to entries in List 2 and List 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the Union by the Constitution or by a law enacted by Parliament. So this is the conclusion of the Supreme Court. And therefore, now, what has the Supreme Court repeatedly held in the 2018 judgment and the 2023 judgment? Precisely this. And I'm I'm very grateful for the fairness shown by the first speaker, Dr. Singhvi. If I'm not mistaken, what Dr. Singhvi said, the power of Parliament is not in dispute. He said it very fairly. The power of the legislative competence of Parliament is not in dispute. Then why would this law be bad? This law would be bad if it violates the fundamental rights, number one. Number two, if it violates any other provision of the Constitution, and if it violates the basic structure of the Constitution. Right. Honorable members, Yes. I don't have to remind honorable members, it's a maiden speech. Yes, please. And the honorable member is making his point very rationally. Sir, It is one point of view. I will take. Well, the chair has taken a call. I will take 2 I'm minutes. here with it. Sorry. Should we? So far as One far as violation of fundamental right is concerned. Honorable member, one second. Yes. This house should not set an example that an honorable member with huge experience in his matter making a point. And every time you rise and tell me time is over. It is my authority on a maiden speech. Sorry. Honorable members, I have given adequate time to every member on the maiden speech. And I had every time pleaded with you to show respect. Merely because what the point is being made, it is required not to be registered, but to be digested. And you will have an opportunity to deal with it. We are getting input in this house from a very experienced legal mind. We got it from Dr. Singhvi. We got it from Mr. Chidambaram. We got it from Mr. Mahesh Jethmalani. We have to get also from Mr. Gogoi. Please, sir. In any case, Honorable Chairman, sir, I have come to the end of it. Violation of fundamental rights. The only fundamental right that could have been that can be violated is perhaps Article 14, and that too the limited part of Article 14 that the law is arbitrary. Is this law arbitrary? This doesn't appear to be so.
The law may not be to my liking. That does not make it arbitrary. Next, does it violate the basic feature of the Constitution? Sir, I have to say something about the basic feature. Please. There's a book by Mr. Andarajuna, Yes, yes. the former Solicitor General, on the Kesavananda Bharti case. Yes. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has a very debatable jurisprudential basis. I would not say anything more than this. That's it. क्या बोला उन्होंने? That basic structure concept of Kesavananda Bharti is debatable. Viewers, इस पूरा जो मैंने यहाँ तक सुनाया था, मैं जानबूझ करके इसको पूरा सुनाया था जिससे कि आपको मालूम पड़े किस कंटेक्स्ट में रंजन गोगोई साहब ने ये बोला है. तो डोंट फील कि हाँ भाई ठीक है मैंने यहाँ से इतना ही क्यों नहीं रखा. मैंने पूरा इसलिए सुनाया जहां पर वो खत्म कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, वहां पर मैंने उसको बंद कर दिया. अब सवाल ये उठता है कि रंजन गोगोई साहब तो माचिस की तीली फेंक के चले गए. अब आग कहां लगी? आग लगी कपिल सिब्बल को. कपिल सिब्बल ने नेक्स्ट डे जब सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग कर रहा है 370 के बारे में, वहां पर यह सवाल उठा दिया. अभी मैं अगर उसको लेके जाऊंगा तो ढूंढने में काफी लंबा लगेगा क्योंकि वो 5 घंटे की पूरी स्ट्रीम है जो सुप्रीम कोर्ट की है. तो उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने रंजन गोगोई के कहे शब्दों को रखा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या बोला कि आज हम यहाँ पर बैठे, हमारा व्यू हो सकता है एक हो, हम जब बाहर निकल जाएंगे तो हमारा व्यू दूसरा हो सकता है. ये चंद्रचूड़ साहब ने बोला. नाउ व्हाट डज इट मीन कि तुम वहां पे बैठ करके जो तुम्हारी मर्जी आती है, तुम्हारे व्यू चेंज होते रहते हैं. देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला कि हाँ इस तरीके से बोलोगे चाहे चेयर में बैठो या ना बैठो. रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे. अगर वो यही चीज वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बोलते तो आग ले जाते पूरे देश में. बट ही सेड दैट दिस मच ओनली आई कैन से इन द पार्लियामेंट. हाँ. तो अब ये है कि कपिल सिब्बल को आग लगी, इनको आग लगी, उनको आग लगी, जो भी हो गया. मेरा सवाल ये उठता है कि नाउ आई वांट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स ऑन बेसिक स्ट्रक्चर कि रंजन गोगोई ने क्या बोला है, उसका उनका मतलब क्या था बोलने का. अभी बेसिक स्ट्रक्चर मैं बताता हूं आपको, विकिपीडिया में आराम से मिल जाएगा. पता दिखाई दे रहा है? जी. ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. कहां से आया, ये होता क्या है, इसके बारे में पब्लिक को समझाना जरूरी है. तो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया था. क्या बोल रहे हैं दादा, थोड़ा पढ़ के बता लो इसको. The basic structure doctrine is a common law legal doctrine that the constitution of a sovereign state has certain characteristics that cannot be erased by its legislature. तो ये characteristics जो है constitution का, that comprises of the basic structure doctrine, it cannot be erased. मतलब legislature उसको मिटा नहीं सकता है. यही बोल रहा है. The doctrine is recognized in India, Bangladesh, Malaysia, Pakistan and Uganda. It was developed by the Supreme Court of India. ये ज़्यादा important. It was developed by the Supreme Court of India in a series of constitutional law cases in the 1960s and the 70s that culminated, which means ended, खत्म हुई
in Keshavananda Bharati versus State of Kerala, where the doctrine was formally adopted. In Keshavananda, Justice Hansraj Khanna propounded that the Constitution of India has certain basic. दादा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा एम्पलीफाई करो पब्लिक को ये बताने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया है, पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। यही तो बता रहा हूं मैं। In Keshavananda, Justice Hansraj Khanna propounded that the Constitution of India has certain basic features, ये उनका राय है, that cannot be altered or destroyed through amendments by the Parliament of India, ये उनका राय है, ये उनका निजी राय, कोर्ट का राय है, cannot be amended by the Parliament. Key among these basic features, इस पर फिर आएंगे हम लोग, as expounded by Justice Khanna are the fundamental rights guaranteed to individuals by the Constitution. इसको मान भी लेते हैं, ठीक है, fundamental rights cannot be erased at all. The doctrine thus forms the basis of the power of the Supreme Court of India to review and strike down constitutional amendments and acts enacted by the Parliament which conflict with or seek to alter this basic structure of the Constitution. देखिए फिर ये लाइन भी important है. The basic features of the Constitution have not been explicitly defined by the judiciary, and the claim of any particular feature of the Constitution to be a basic feature is determined by the court in each case that comes before it. मतलब case to case basis पे judge साहब लोग in all their wisdom, with all their majesty and wisdom, will decide what is basic and what is not basic. मुझे ऐसा लगता है, मतलब I may be wrong, I want to go into the psychology of the judges, जिन लोगों ने ये लिखा है. मुझे क्या लगता है कि उस समय इंदिरा जी इतनी ज्यादा, इंदिरा जी का जो एटीट्यूड था इतना ज्यादा डिक्टेटोरियल हो गया था वो कि जस्टिस खन्ना ने सोचा होगा कि सारे लोगों ने जो भी मेजॉरिटी इनकी रही होगी उन्होंने सोचा होगा कि इस तरीके से बोल देते, नहीं तो ये औरत जो है डेमोक्रेसी को खा जाएगी. दैट वुड हैव बीन द स्ट्रक्चर, मतलब इंटेंशन. बट intention might have been very noble, sir, but ये last line पढ़िए. The basic features of the Constitution have not been explicitly defined. मतलब definition नहीं है by the judiciary. Constitution का तो छोड़. जी सर. आपकी बात को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि जैसे खन्ना ने लिख दिया, उसके बाद में it was duty cast upon the judges or parliament also to define what is basic structure. सर कोर्ट ने और एक मतलब लूज एंड छोड़ दिया है. Basic features determined by the court in each case that comes before it. मतलब there's no framework. There's no framework. हाँ, जो मैंने उस दिन आपको बोला था ना, NJAC has been passed by unopposed by parliament and 23 states. फिर भी उसको उठा के बेसिक स्ट्रक्चर को वो कर रहे हैं, उच्चतर में उसको उठा के फेंक दिया NJAC को. तुम्हारा कॉलेजियम सिस्टम किसने बनाया था? कॉलेजियम सिस्टम है पास बाय पार्लियामेंट. नो जजेस बनाते हो, वो हमारे ऊपर रूल करते रहते हैं, अब तुम्हारे को माइलॉर्ड बोलते हैं. So this amounts to curtailment of the power of the parliament. उसमें क्या है? Each case that comes before it, मतलब मेरा मन मर्जी मैं कर सकता हूँ उस कुर्सी पर बैठकर कि नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में नहीं आता, ये वायलेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. So since there is no proper definition, that is why I said it's debatable. ये भी पढ़ लो, ये वाला पैरा पढ़ लो. The Supreme Court's initial position on constitutional amendments had been that any part of the Constitution was amenable and that the Parliament might, by passing a Constitution Amendment Act in compliance with the requirements of Article 368, amend any provision of the Constitution, including the fundamental rights and Article 368 itself. वो जो आर्टिकल पावर दे रहा है उस आर्टिकल को भी अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट. कि the Supreme Court initial position on constitutional amendment had been that any part of the constitution was amendable. ठीक है, मेरा कहने का ये है कि 47 से लेकर 50 से लेकर के जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय से लेकर के 73 तक 23 साल तक देश ऐसे ही चल रहा था क्या? बिना बेसिक स्ट्रक्चर के चल रहा था क्या? तब कैसे देश चल रहा था? जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये जज आया, चाहे खन्ना हो चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने जब वहां पर बोला कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, तो बेसिक स्ट्रक्चर के तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती थी बेसिक स्ट्रक्चर बताने की क्या होता है, और देश को वैसे चलने दिया.
तो इसीलिए सर कोई डेफिनेशन नहीं है आज तक, इसीलिए कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब जो केस जिस तरह आएगी उस पे सोचेंगे, और जो बैठे हैं वहाँ, as I said, the honorable judges in all their majesty and wisdom, जो बोलिए आप, can interpret, so I wouldn't say change, I'm sorry, can interpret the basic structure according to their own whims and fancies, यही आ रहा है सर। yes. अब ये पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, यहाँ पर सज्जन सिंह में इन्होंने डेफिनेशन करने की कोशिश की थी, क्या बोल रहे हैं? That the constitution has basic features was first theorized in 1964 by Justice J.R. Madholkar in his dissent. This is to be noted. मतलब he dissented from the judgment in the case. In the case of Sajjan Singh versus State of Rajasthan, अब Madholkar साहब क्या बोले? He wrote, it is also a matter for consideration whether making a change in the basic feature of the constitution can be regarded merely as an amendment, or would it be in effect rewriting a part of the constitution, and if the latter matlab rewriting a part of the constitution, and if the latter, would it be within the purview of article 368? ये क्वेश्चन रेज किए थे। अब ये बताओ मेरे को, अगर आज मैं पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रोविजन को अमेंड करता हूं, तो इज इट डज दिस अमाउंट एज रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर उनके दिमाग में यही होता कि रीराइटिंग है, तो 368 घुसेड़ते कुछ वो। 368 gives the powers to the parliament to amend the constitution. Amend means not rewriting, na? ये जो judge No, amend in keeping with the times, sir. I'll add two phrase, in keeping with the times, the situation. So Parliament in its wisdom will do it, not the courts. The court is there to interpret the constitution, not to amend or alter or give their views, unless there's a clash between fundamental rights or the other articles mentioned, that then only the courts will step in. Sir, ये तो तय है सर आज भी, but the court cannot have absolute power. The absolute power lies with the parliament under article 368, including the power to amend article 368 if necessary, in keeping with the times. तो अब क्या बोला ये सर? आगे पढ़ो थोड़ा सा इसमें और भी। The Supreme Court, through the decisive judgment of Justice H.R. Khanna and Keshavananda Bharati versus State of Kerala 1973 case, declared that the basic structure features of the constitution is resting on the basic foundation of the constitution. चलिए ये भी मान लेते हैं. The basic foundation of the constitution is the dignity and freedom of its citizens, which is of supreme importance. देखिए, dignity and freedom of its citizens मतलब इलेक्टेड लोग, सो कॉल्ड इलेक्टेड लोग या सिलेक्टेड लोग मन मर्जी करे उसके लिए नहीं है. इट्स टू प्रिजर्व द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजंस, व्हिच इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ तक तो सही है सर. द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय द जुडिशरी. Why did not the judiciary? Point to be noted. Why did not the judiciary define it when they stepped in to expound their, theories and comment on various aspects of how the constitution is to be interpreted? Why did not they in their wisdom define that? Was not defined by the judiciary. At least 20 features have been described as basic or essential by the courts. Described as basic or essential by the courts in numerous cases, and have been incorporated in the basic structure. But where is this basic structure? In the constitution, it is absent or it's invisible. Why is it invisible? Because the judiciary didn't define it. Only judiciary decides the basic features of the constitution. They wanted the gate to be opened so that anybody can enter, and जब हमारा जैसा भी whims and fancy होगा उस तरीके से हम जजमेंट देते हैं. हाँ, वही बात है. हमारे को जो समझ आएगा उसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं this is arbitrary and colorable exercise of power. तो this arbitrarism is allowed in a democracy. नहीं, तो इसीलिए मैं sorry to say, as a lawyer, I do not want to use these words, but is this arbitrary and colorable exercise of power permitted unless the fundamental rights are violated? तो इसीलिए Justice Gogoi साहब क्या बोले? The fundamental rights have not been violated in this particular bill which has been passed. He emphasized on that.
बाकी he said it's debatable because उसका वजह आज हम लोग देख रहे हैं, it's not defined at all. Now since it has not been defined, who gives the authority to any court of law to exercise their jurisdiction sort of, or step beyond its jurisdiction? Extrajudicial powers कौन दे रहा है? This is an important question. This is extrajudicial imposition of power. ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मजूमदार साहब, ये सेंटेंस only judiciary decides. So this is exercising of extrajudicial power. They are dictator. They can decide anything. कि ये बेसिक ये नहीं है. ऊपर भी वही बोला गया, on case to case basis I can change my views depending on my whims and fancies, and nobody will question it. The parliament will always question it. कहाँ गया प्रेसिडेंट बात गई सबके साथ. अब इसमें ये क्या बोल रहा है आगे करके इंदिरा गांधी राजन some features of the constitution termed basic are listed below. But some features of the constitution termed as basic are listed below. That the claim of any particular feature of constitution, the basic feature would be determined by the court. In each case. ठीक है. तो इसलिए मैं बोला whims and fancies. ये जो बनाया है ये सारे के सारे ये जजमेंट के बेसिस पे बनाया कि जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर बोल दिया, उसको विकिपीडिया ने रख दिया कि हाँ भाई ठीक है ये बेसिक फीचर्स है. लेकिन कहीं नहीं आगे भी बढ़ सकता है ये. देखो यहाँ पर 20 बोला था सर, यहाँ पे 20 बोला था और 22 दे रखे. 22 हो गया, 22 रखे हैं. फीचर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड और यहाँ पे 22 हो गए. अभी कल और कोई जजमेंट आएगा तो 23वां हो जाएगा. ये बढ़ता रहेगा, जब चाहेगा तो घटा भी देंगे उसको. नहीं घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनका अपना विजडम है. लेकिन who has given these powers, under which provision? They ultimately everything boils down to the constitution, comes back to the constitution. कहीं भी if there is any conflict, limitation upon the amending power conferred by article 368. limitations are imposed by the court, not by the people. Na? Limitations are imposed. Now, court has the powers to interpret the constitution, not to curb the powers of an elected body. Sir, do you agree? The court has the power to interpret and decide what is right and what is wrong, but not to curtail the powers of the parliament, not to limit the powers. That's why Justice Gogoi said for the public to understand कि ये arbitrary है और सुप्रीम कोर्ट की दादागिरी है जो इसको लेके चलते रहते हैं, जिसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं whims and caprices. Whims and caprices. तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया. हमने ये भी बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का बवाल कहां से आया है. रंजन गोगोई ने माचिस लगाई, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया. हम लोगों ने आपको केशवानंद भारती केस में बता दिया कि ये एचआर खन्ना साहब ने लिखा है, उनके दिमाग में उपजी थी. एचआर खन्ना कोई भगवान नहीं था, उसका भतीजा या गलती तो देखिए जुडिशरी से गलती हो सकती है. तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हर जज जो एकदम प्रिस्टीन. सुप्रीम कोर्ट चाहता है बेसिक स्ट्रक्चर के चक्कर में कि पार्लियामेंट खत्म कर दो, लेजिस्लेचर खत्म हो, हम ही लोग रूल करेंगे, तो खत्म कर दो ना, तुम्हारे पास बेसिक स्ट्रक्चर का पावर है. सर वही तो हम लोग पढ़े कि court can only decide on what is basic and what is not, and impose limitations on the amending power of parliament, which has been conferred under article 368. So this is very dangerous. This is a very dangerous ground to tread. दादा अब आपको एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल बताता हूं जहां पर मैं लास्ट में आपको लेके आना चाह रहा था, और वो आर्टिकल देखिए, वो प्रिंट में छपा है. प्रिंट किसका है? शेखर गुप्ता का है. मतलब प्रिंट में जो लिखने वाले होंगे वो सारे के सारे एंटी बीजेपी होंगे, एंटी मोदी होंगे. लेकिन ठीक है सर, एंटी बीजेपी हो अपने को दिक्कत नहीं, उसमें एंटी मोदी हो उसमें भी अपने को दिक्कत नहीं. लेकिन सर, बट one cannot play around dirty politics with things which are destructive for this country, for the nation as a whole. What I wanted to impress upon is that even Shekhar Gupta and his crony are not in favor of basic structure. Otherwise, Shekhar Gupta would have refused to publish this article. मेरा कहने का मतलब ये है. That is well understood.
Or Nitin Mesram was the advocate. He is senior counsel in Supreme Court. He opposed Ranjan Gogoi nomination in Rajya Sabha. यहाँ तक था इसका. अब देखिए नितिन मेश्राम और दिलीप मंडल ने लिखा है. दिलीप मंडल is a journalist who covers important cases in Supreme Court, और उसके बुक्स भी चलती हैं, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे लिखते हैं. तो बहुत बढ़िया चीज लिखा गया. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ जुडिशियल कू, जैसे मिलिट्री कू होता है. somebody usurps power, तो वही है. इज अ जुडिशियल कू अगेंस्ट पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का पावर को यूसर्प किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा. am I right sir? Yes. पार्लियामेंट का पावर तो यूसर्प किया जा रहा है. यूसर्प मतलब डिमोलिश कर रहा है. जुडिशियल कू है. छीन रहा हूं मैं पावर पार्लियामेंट को डिमोलिश कर दिया उसने. असर्प नहीं, डिमोलिश. पार्लियामेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल. So Justice Gogoi is right in debating it. Yes. अब ये बहुत बढ़िया चीज लिखे हैं. Judiciary doesn't represent will of the people. Judiciary doesn't represent will of the people. To defend the Collegium System, the Supreme Court invoked its invention, Basic Structure of the Constitution. क्या बात है, हिम्मत है ये यार लिखने के लिए. वाओ. ये भी करंट आर्टिकल है 11 अगस्त 2023 का. मैंने ढूंढा मैंने इसको. जी सर. मैं ढूंढ रहा था गोगोई साहब की स्पीच के बारे में, ढूंढ रहा था, कहीं से आ गया मेरे सामने, तो मैंने कहा अरे बाप रे ये तो बहुत अच्छा आर्टिकल है. अदरवाइज आई हेट प्रिंट. मैं प्रिंट को पढ़ने में मजा नहीं आता है. घुमा फिरा के मैं जितना बोल रहा था, ये summed up the entire thing in one line. Yes. Both of them have summed up what I have said in one line, or what we have been thinking, both of us. पढ़िए सर. Former Chief Justice of India, no problem at all, sir. My pleasure, sir. Former Chief Justice of India, Ranjan Gogoi's latest remark in Parliament has ignited important discussions within the legal and political spheres. The doctrine of the basic structure of the Constitution has a very debatable jurisprudential basis, said Justice Gogoi. While I hold many disagreements with Justice Gogoi on other issues, ये जो article लिख रहे हैं वो लोग बता रहे हैं, this is one of the rare areas where views converge. Disclosure: one of us, Nitin Meshram, argued before the Supreme Court challenging the Rajya Sabha nomination of Justice Gogoi. Yes. We would argue that the much debated basic structure doctrine of the Indian Constitution was a judicial coup against Parliament and the executive. The power elite subverted pro-people policies through this doctrine at a time when democracy was trickling down to more and more subaltern groups. नीचे मतलब सबके फायदे के लिए जब डेमोक्रेसी काम कर रही थी तो उसका गला घोट दिया गया using this concept. The introduction of this doctrine marked a significant departure from the constitutional principles enshrined in the original text. It is time to debate the scope and legitimacy. Each and every sentence of Nitin Mesram worth its weight. Worth its weight in. It is time to debate the scope and legitimacy of the doctrine. Of legitimacy, क्यों? We come back to the same question again. The court cannot operate on its whims and caprices, not on arbitrariness, not on other principles, stepping beyond its authority using extrajudicial principles. This doctrine poists that certain fundamental principles and essential features of the Constitution are beyond the reach of amendment by the Parliament. The controversial yet landmark judgment of the Supreme Court in Keshavananda Bharati case, 1973. Controversial yet landmark. Controversial yet landmark judgment of the Supreme Court in Keshavananda Bharati case, 1973. ने controversial इसीलिए तो जस्टिस वो इसको उठाया, बेवकूफ थोड़ी ना कि उछाले इसको. The controversial yet landmark judgment of the Supreme Court in the Keshavananda Bharati case 1973 evolved the basic structure doctrine. Swami Keshavananda Bharati, leader of Idnir Mutt in Kerala, challenged the Kerala government's Land Reform Act. That act aimed to restrict the management of his property
allegedly violating his fundamental rights under Article 25, 26, 14, 19, 1F and 31 of the Constitution. The Supreme Court delivered a verdict ruling that while Parliament possessed the authority to amend the Constitution, देखिए यहाँ देखिए सर, while Parliament possessed the authority to amend the Constitution, it couldn't alter its basic structure. अच्छा, which is nowhere defined again. तो मतलब क्या निकला फिर इसका? The court decided not to define. The court decided not to define or list what the basic structure is, keeping it open and fluid. मतलब जब मर्जी हम अपना जो अच्छा लगे लेते रहे. बोल देंगे उसको. Door are open for Kapil Sibal and Abhishek Man Singh. Come on. हाँ. So theoretically, anything and everything can be called the basic structure. जो हम लोग अभी इतना देर तक जो चिल्ला रहे थे, anything can be called the basic structure since it's not been defined. It was not a basic structure till yesterday, but Kapil Sibal has brought this. It is basic structure now. The case of Nanda Bharati case 1973 emerged against the backdrop of significant political and socio-economic developments in India during the early 1970s. The country was led by Prime Minister Indira Gandhi, who was implementing a series of progressive measures. I do not know how progressive they are. Progressive measures aimed at bringing about structural changes and addressing inequalities in society. I think she made the barriers more distinct. He is in favor of Congress ना. नितिन खुद अपना कांग्रेस के फेवर में है तो गलत बता, यहाँ जो बता रहा गलत बता रहा ना. I think अभी तो शेखर गुप्ता उसने बोला होगा ना, इसको इतना बोल देना है, नहीं तो मैं छापूंगा नहीं तेरा आर्टिकल. ये भी हो सकता है. ये है ना टकला बगल में बैठा हुआ, इसने बोला होगा उसको. ये देख. Bank nationalization and abolition of privy purse decisions were struck down by the Supreme Court on the grounds that they infringed upon fundamental rights. ये ठीक है. The government was compelled to bring constitutional amendments to negate the court's rulings. समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या बुरा लग रहा होगा, समझे? क्योंकि उन लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई किया अमेंड करके. हाँ, बैंक नेशनलाइजेशन जहां जरूरी है, जहां डीनेशनलाइज करना तो करना पड़ेगा. Law should be fluid in keeping with the times. It cannot be rigid. But again, if it cannot be rigid, there must be some yardstick to measure that. If the basic structure is not defined, why bring it all together? Why bring it in the first place? तो लाना ही क्यों है फिर इसको? If we observe the social and political life of the early 70s, we can notice that the nation was going through a democratic upsurge. क्या बोल रहा है? In any case, the subalterns were demanding that the premises of the freedom struggle must be fulfilled. Middle and lower castes were asking for their share in the national wealth and prosperity. So the government embarked upon the idea of distributive justice and started taking steps for social and economic justice. अच्छा, government embarked किया तो फिर मैंने, why did the courts have to step in then? If the government had embarked on such a क्या बोलूं मैं, magnanimous gift for the subalterns and the people of the depressed class, why did the courts have to step in? Let me put it other way. He is blindly supporting Indira Gandhi and Congress party, and that's why he is opposing basic structure. यहाँ पर ये हो रहा है. नितिन जो बोल रहा है ना, वो हमारे लिए अच्छा लग बोल रहा है, बट ही इज स्टिल सपोर्टिंग कि जो इंदिरा गांधी ने किया था और जो इंदिरा गांधी कर रही थी वो अच्छा कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला ला करके सत्यानाश किया. वो ये बोलना चाह रहा है. हाँ, ये वो कहना चाह रहा है. मतलब सुप्रीम कोर्ट एक्टेड एज स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द पाथ ऑफ इंदिरा गांधी, ये बोलना चाह रहा है वो. अच्छा, कई बार समझने की कोशिश की कि बोलना क्या चाहता है. इंग्लैंड का एग्जांपल जो यहाँ लाया गया है, तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हाटएवर इज फॉलोड, दे फॉलो इट एज पर प्रोसीजर अडॉप्टेड थ्रू द एजेस. डे बाय डे जो कुछ हुआ, इवॉल्व हुआ है, उसी को मानकर चलता है कि वहाँ का जो नियम है, जो मतलब मानते हैं लोग वहाँ. The Parliament of England will operate on that basis. जज बनते हैं और हाई कोर्ट के जज बनते हैं, वो भी मानो ना.
तो ये भी बात सही है। Parliament has the power to regulate the affairs of the head of state, abolish the head of state, impeach the president and judges, overthrow the elected government, oust the prime minister, and override the judgments passed by the Supreme Court. This is nothing that there is nothing that Parliament cannot do in a democracy. अच्छा, कहीं कुछ लिख रहा है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है यहाँ। अब किस हिसाब से किस संदर्भ में लिख रहे हैं? अच्छा, India has a separation of powers as outlined in Articles 245 and 246 of the Constitution, which establishes 3 lists in the 7th schedule. India also has Article 254 and Articles 356 to 360, which give Parliament the power to amend the Constitution in Article 368. अच्छा, which give power to, ये कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ है, मुझे मेरा पढ़ने में शायद गड़बड़ हुआ है। Actually, Article 368 only gives the power to amend the Constitution. Therefore, reading down the powers of Parliament under Article 368 is beyond the scope of jurisdiction of the Supreme Court. This is correct. India also has Article 254 and Article 356 to 360, which give Parliament the power to amend the Constitution in Article 368. हाँ, मतलब these articles 254, 356 to 360 give rise to the power given in Article 368. इसका ये मतलब बोल रहा। और ये सारे आर्टिकल जो है इसको पावर देता है 368 को। Also, an amendment carried out by Parliament by way of addition, variation, or repealing of any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down in Article 368 of the Constitution. इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ो, देखो ये क्या बोल रहा है कि जो आर्टिकल 254 है ना, 254 है, उसको अमेंड करने की पावर 368 में है, वो 254 में मेंशन्ड है। जी जी, मतलब कहने का ये है कि 356 जैसे है, जो गवर्नर रूल की, प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, 360 की जो बात, 356 से 360 की बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है कि इसको 356 से 360 को अमेंड करने की पावर 368 में है, 368 में है। By invoking 368, you can amend 254 and 356 to 360. Again, also an amendment carried out by the Parliament. Also, an amendment carried out by the Parliament by way of addition, variation, or repealing of any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down in Article 368 of the Constitution forms part of the Constitution after the assent of the President. Also, parliamentary proceedings cannot be called into question in any court, including the Supreme Court. जो सिब्बल साहब बोल रहे थे, why is he raising a question in the court? Due to an express prohibition of Article 122 of the Constitution. Therefore, due to the said prohibition, the Supreme Court cannot prevent Parliament from considering and passing any amendment, nor does it have the power to test the amendment which forms part of the Constitution after the presidential assent. तो 370 का कहानी भी यहीं खत्म हो जाता, फिर क्लियरली बता रहा। The Supreme Court can test laws under Article 13 to confirm that they are not infringing upon. जब हीरो को तुमने जज बना रखा तो क्या होने वाला है? यही होने वाला है ना, सबको को बना रखा है ना वहां पर। The Supreme Court can test laws under Article 13 to confirm that they are not infringing upon the fundamental rights guaranteed by Part 3 of the Constitution. But an amendment carried out in the Constitution by Parliament is not a law under Article 13 of the Constitution, and therefore the same cannot be tested by the Supreme Court. It's not a law. Anything otherwise amounts to an exercise of jurisdiction. So extra stepping beyond jurisdiction हो जाएगा ना. Anything otherwise, a language, anything otherwise amounts to an exercise of jurisdiction that has not been given to it by the Constitution. It मतलब Supreme Court. This would make the Supreme Court a ghost constituent assembly and violate the separation of powers under the Constitution. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? पहले दो तीन चीजें हैं। एक तो ये बोल रहा है कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो लॉ नहीं है। जी जी जी। तो अगर आप कोई लॉ बना रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है उसको रिव्यू करने की। जी जी जी। That's what he says. To confirm that they are not infringing upon the fundamental guaranteed by this,
But an amendment carried out on the Constitution by Parliament is not a law जी under सर, Article 13 of Constitution, and therefore the same cannot be tested by Supreme Court. Anything otherwise amount to an exercise of jurisdiction that घुमाकर cannot be जस्टिस able गोगोई to be by the Constitution. कुछ भी करता है ये लोग. जी जी That means जो तो last वही में हम लिख लोग रहे हैं शुरू में ही बोल रहा है, आप भी that बताएं. the Supreme Court is acting as a Constitutional Assembly. हाँ तो और क्या बोलेंगे भाई, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं. तो दैट इज स्टेपिंग बियॉन्ड द jurisdiction of the Supreme Court. Also, such a drastic power to prevent Parliament from amending the Constitution cannot be said to lie with the Supreme Court, as the judges are delegates of delegates. Who are delegates? Parliament has been delegated power by the people. Who is delegating power to the court? Delegates of delegates. The people who have given the power to amend the Constitution to Parliament cannot be said to have given the power to review that power to the Supreme Court when there is no mention of it in the Constitution. Unfortunately, the Supreme Court illegitimately read the Basic Structure Doctrine within the Constitution as a limit upon the amending powers of Parliament. इसको लेकर के जो है बहस चल रही है. The delegates of the delegates cannot control the real delegates. Who are the real delegates? The Parliament, elected body. The people have elected the Parliament, the members of the Parliament. So the delegates of delegates cannot control. कहाँ गया? एक मिनट. किधर है? सर नीचे है सर, नीचे है. किसके नीचे है? The delegates of delegates cannot control the real delegates beyond the authorization of the Constitution. Additionally, these 5 or 13 delegates of delegates, a bracket No, 5 is constitutional bench. who are unpopularly called wise men, are selected through an opaque, matlab not transparent, opaque and extra constitutional system known as the Collegium System. Regardless of the appointment process, they do not represent the will of the people, and also they cannot go beyond the Constitution. The Basic Structure Doctrine is being used in many ways to undermine the authority of the Parliament. To defend the Collegium System, the Supreme Court invoked its invention, the Basic Structure. In the judgment related to NJAC, National Judicial Appointments Commission Bill, the term Basic Structure was used 440 times by the Supreme Court to bolster their own case. Wise. These are they were wise men, na? to bolster their own case. I am the judge, I am the jury, I am everybody. अब पढ़िए, इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं. These are argument against the Basic Structure Doctrine. ठीक है? अब नीचे आएंगे, ये देखिए. पहला, not in the Constitution. Very important. A big issue with the Basic Structure Doctrine. इस आर्टिकल को आप पढ़ना बाद में और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना. ये बहुत जरूरी है. पर लेक्चर उसे देने के टाइम में काम आएगा ये. जी. और हमें भी समझाने के लिए भी मतलब ये बहुत काम देगा, क्योंकि यहाँ आउटलाइन कर दिया. हो सके तो देखना, गोगोई साहब ने जो बुक रेफर किए ना, कौन सी बुक है वो, अंद्रा दुजना की जो बुक है उसके बारे में कौन सी बुक है, अगर मिल जाए तो उसको निकालेंगे, उसको भी निकालेंगे. Not in the Constitution. A big issue with the Basic Structure Doctrine is that it's not clearly mentioned in our Constitution. Clearly, it's not at all. It's not there anywhere. The Constitution doesn't say. There are certain parts that cannot be changed. That can't be changed. Second क्या बोल रहा है? Can't be changed. Judges overruling Parliament. The Basic Structure idea lets judges cancel laws passed by the Parliament if they think those laws do not fit with the Constitution's basic structure. As judges are not elected, should they have this much say over laws? This is a question they are asking. Messing with separation of powers, separation of executive and judiciary. The Basic Structure idea clashes with how our government power is separated.
it gives the courts the power to check and maybe stop changes made by the lawmakers. Interpretation, subjectivity. The essential structure thing gets understood differently by different judges. जो मैं बोल रहा था. Not only on case-to-case basis, but depending on my wisdom and आपने एक thinking. दिन बोला था कि दीपांकर दत्ता बहुत अच्छा आदमी था ना जी. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जब तक वो दिल्ली आया, जब उसको वो कौन है वो बॉम्बे महाराष्ट्र का जो मिनिस्टर जो अरेस्ट हुआ था, होम मिनिस्टर, वो ये आपका नवाब मलिक. नहीं, दूसरा जो नहीं, होम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर. हाँ, एनसीपी वाला था ना, राउत. नहीं, वो दूसरा था यार. होम मिनिस्टर और कौन था? नहीं, अभी उसको अरेस्ट किया था ना पीएमएलए के अंदर में, पड़ा हुआ था ना अंदर वो. राउत नहीं था वो, somebody else was there, एनसीपी का था ये. शरद पवार उसको बहुत बचाने की कोशिश कर रहा था, क्या नाम था उसका. एनीवे, तो दीपांकर दत्ता ने जब उसका केस हाई कोर्ट में लिया और साथ में वो गिरीश कुलकर्णी बैठे हुए थे, तो इनको लगा अरे बाप रे, हमारे पास इतनी पावर है, हम होम मिनिस्टर को स्क्रू कर सकते हैं. तो ठीक है. घुस गई ना दिमाग में. और जब यहाँ पर आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, तो गवाई साहब के साथ में बैठकर बोलते हैं बदल गए. अगर वो तीसरा सतलवाड़ को अगर 2 दिन की रिलीफ मिल जाती तो क्या आसमान गिर जाता? क्या? कैसे बोल रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहां पहुंचते ही बदल गए. इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिविटी. The essential structure gets understood differently by different judges. This means they can decide different things based on their own thoughts, and this might not be fair. This is very important and might not be fair. I use the word wisdom, which means their own thoughts, their own whims and caprices. Not clear what's basic. What is basic? The basic structure idea is unclear. We don't have a clear definition of what exactly falls under it. This means judges have to decide, and that can make things uncertain. मतलब क्या कुछ भी आ सकता है, इसलिए it's uncertain. Too much power to the judges. There's a case where judges might have gone too far, like with the NJSC bill. Even though Parliament passed it and most states agreed, the basic structure idea was used to challenge it, showing judges might have more power than they should. ये बात में बड़ा तो कौन है ये? नितिन मसराम practices line Supreme Court and various high courts. और ये दिलीप मंडल है. Former managing editor of India Today Hindi magazine. He has authored books on media and sociology. All the views are personal. ठीक है, वो तो that's a different issue. वो तो शेखर गुप्ता अपनी वो जान बचा रहा है. बचने के लिए लिखा है. लेकिन the questions which have been raised are very pertinent. सर हिंदी में आप थोड़ा सा sum up कर दें सर इसको. कृपया सर आप sum up कर दें. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कौन कर सकता है? पार्लियामेंट. अरे साहब धोखे तो रख दिया, उसको मैं क्या समझ करूं? अगर देखो मैं कहता हूं, आई वांट दैट व्यूअर्स शुड सी दिस वीडियो, पढ़ें उसको कि क्या क्या लिखा हुआ है. मैं पढ़ के उनको रेडीमेड देने वाला नहीं हूं. समस्या ये है जो आपने पढ़ दिया, शुरू से आप भड़के हुए हो, मुझे मालूम है. मतलब पहले से भड़का हुआ था, 4 दिन पहले से मैं भी भड़का हुआ हूँ ना. जैसे ही आप मेरे को टॉपिक बताया तो मैं भड़का हुआ था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे भी आइडिया है कि क्या तो है. मतलब कहने का ये है कि जब हम वकील होने के नाते भी भड़क सकते हैं, तो पब्लिक पढ़े बार और देखे कि जजेस ने कितना सत्यानाश किया 1973 से. सर ना हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा एफिलिएशन है, ना किसी के साथ. हम कानून के साइड से हैं और हम चाहेंगे कि कानून फेयर हो, इनजस्टिस ना हो. नहीं आता हाउ सुप्रीम भी कोर्ट गवर्नमेंट डिसाइडिंग कि ये आज की डेट में तो पेन है, ये बोलेंगे पेन है, कल बोलेगा नहीं. प्लास्टिक है. मतलब तुम्हारी मर्जी, कुछ भी बोलोगे तुम. राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पहले बोला जाएगा, फिर बोलेगा नहीं पेन है. यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ पेन. फिर कल कोई बोलेगा इन माय ओपिनियन, इन आवर व्यू, इन आवर कंसीडर्ड व्यू. Considered opinion. This is a contraption used for writing by human process, not mechanical. ये सब डेफिनेशन तो दे ही सकता हूँ. अवगढ़, निखिल,
जितने भी भारती आना साहब चाहते हो, नमस्कार। आ जाओ। स्ट्रीम इज बीइंग ओपन, हमारा डिस्कशन खत्म हो गया, हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। जय भारती साहब नमस्कार। नमस्कार वीवी दादा, मजुमदार दादा, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। दादा कैसे हैं? बस सर ठीक हूँ सर, आपका आशीर्वाद है सर। आपने अरे सुना नहीं सर। अगले घंटे तक क्या बकवास किया? सर ये सुन रहा था आप? हाँ हाँ, मैं शुरू से सुन रहा हूँ। मैं तो पहले टीवी पे देख रहा था, फिर मैंने वाइफ को बोला बाप रे कि बाप मैं आप जा रहा हूँ अपने कमरे में, और लैपटॉप कहते दादा को सर ज्वाइन कर रहा है। देखिए, मैं कहा हाँ, दादा को ज्वाइन कर रहा है। तो नहीं, सवाल ये है कि कोर्ट को यदि आप ऐसा पावर दे दें कि कुछ भी इंटरप्रेट किया जाए, तो फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। दादा मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ। हमारे जो जी सर। चीफ जस्टिस हैं और सिब्बल साहब, ये दोनों हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, ठीक है? तो इनको क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन की जो जुडिशरी सिस्टम है इनको पता नहीं? कैसे बिल्कुल पता। पढ़ के आप वहां से आते हो, इंडिया में आकर बिल्कुल। आपको अपना वही कि मेरी लाठी है और जो मेरे को करना है, तो यही मैं पढ़ बोलूं? लेते ना। एक मिनट दादा, मैं बोलता हूँ। इनके बाप ने इन्वेस्ट किया है, साले पैसा कमाने के लिए वकील बने हैं, ठीक है? उसको बाप का राज चलाना था, उस चक्कर में चीफ जस्टिस बन गया। ही वुड हैव बीन बेटर एज एन एडवोकेट। चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूँ। पैसा कमाना है, इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में। तो दादा ये जो अमेरिका में जाकर हमारे चीफ जस्टिस जाके वहां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, किस मुंह से? दे लाई टू द ट्रूथ, लाई खाने के और होते, खाने के और होते हैं। इन्हें कोई चैलेंज करता यूएस में कि यहाँ पर आके आप ये बोल रहे हो, इंडिया में जाकर आप यू सिट ऑन अ हाई पेडेस्टल एंड क्या मालूम यूएसए वाला ने पंप करके रखा हो इस तरीके से बनता है हिंदुस्तान में। ये तो दादा इलेक्शंस आ रही हैं, ये तो अभी और देखना, ये तो अभी और बढ़ेगा, हर जगह से अटैक्स होंगे। और बाकी जो मैंने आपको कल बताया अपने घर का एक्सपीरियंस, वो 25 साल का लड़का कहता है दंगे रोज होने चाहिए। इस तरह के मूर्ख लोग अगर घरों में ही बैठे हुए हैं तो दादा कहां तक लड़ेंगे? मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, बस कि दंगे हो जाएं कि मुझे घर से काम करना पड़े। अरे कल दंगा 40 किलोमीटर पे है। नहीं, घर के अंदर घुस जाएगा तो कोई आग फेंक देगा, घुसेगा। नहीं, अगर ऐसे ही किसान सोचने लग जाए कि साला ठीक है यार, बारिश होती रहे, मेरे खेत में नहीं जाना पड़ेगा, तो खाएगा कौन? फिर यूक्रेन से इंपोर्ट करोगे, रसिया से इंपोर्ट करोगे? और ये अपने आप को इनको उसको बोलो नोट खाया करके, खाना मत खा, दाल चावल नहीं खाने का, नोट खा बैठ करके, ज्यादा अच्छा है। पढ़े लिखे लोग यदि इस तरह बोले तो फिर अनपढ़ आदमी को तो कोई दोष ही नहीं देना चाहिए। मैं अनपढ़ आदमी की ज्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि मुझे पता है बेचारे को पढ़ा लिखा नहीं है। He works hard, yes. दादा ये तो कॉलेज में जाकर अपनी इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री ले रखी है, बड़ी सॉफ्टवेयर लिखती हैं, और ये इनकी सोच है। बस स्वार्थी हो गए सब, अपना ही सोचते हैं। मूर्ख एक नंबर के अव्वल। और माँ बाप बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं माँ बाप को इस मेरे बच्चे ने बोला क्या है। निखिल अंदर आओ यार, हम लोगों ने बात कर लिया, हमारा तो मुंह सूख रहा है। जय भारती साहब को देख करके मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ, जय भारती साहब बढ़िया चाय पी रहे हैं। अच्छा चाय अच्छी है और ज्यादा जी, दिख रही है। ओट मिल्क की। अब मैंने तो डेयरी छोड़ रखी है, कोई दूध नहीं। ठीक है ओट मिल्क बढ़िया। कि ये ज्यादा यही हरकतें सुन के इंडिया रिलोकेशन वापस आने का दिल नहीं करता। 12 बजने वाले हैं हिंदुस्तान में। सही है, हिंदुस्तान में 12 बजने वाले हैं। जय भारती साहब आप लास्ट कमेंट दो, हम बंद करते हैं स्ट्रीम को। नोबडी, हम इसको लंबा नहीं करना चाहते। बस मेरा लास्ट कमेंट यही है मेरे सारे हिंदू, मेरे सनातनी भाइयों को, कि जब मैं अभी 10 हफ्ते लगा के आया हूं और जो हालत मैंने देखी है, द्वारका में मैं रहा, रेड लाइट पे मैं कहूंगा 10 में से 7 लोग रेड लाइट पे नहीं रुकना चाहते। बात तो सही है जी। कोई रेड लाइट पे रुकना ही नहीं चाहता। ये सिविलिटी है। माएँ आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर पे उल्टी तरफ से डिवाइडर के साथ, क्योंकि थोड़ा यू टर्न मार के आना पड़ेगा। बच्चे को स्कूल छोड़ना है, आगे ना हेलमेट है। हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। एम दादा मैं क्या बोलूं, एक्सीडेंट हो गया। ये हर जगह, ये सिर्फ दिल्ली क्यों, हर जगह। और अपने आप को कहते हैं कि इंडिया भारत बदल रहा है, 21वीं सदी भारत की है। मूर्खों की सदी है। जी ना अपनी जान की परवाह है, ना बच्चे की जान की परवाह है। किसी ने आके मार दिया तो उस पर चढ़ जाओगे तुम, गाड़ी वाले पे। निखिल प्राइवेट चैट में हमने एक लिंक डाल के रखा है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, इसको बार बार पढ़ना, और जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको बताओ कि ये
जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें जो फ्लॉज है वो क्या है। बहुत अच्छा समाप्त किया है इसने नितिन मेश्राम ने। जी निखिल जी नमस्कार। जी दादा, नमस्कार दादा, सभी को राम जी, राम। जी, राम राम निखिल जी जी। राम 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 राम। मैं सही बोलता हूँ, कीचड़ से मैं सोना उठा के लेकर के आया हूँ बाहर। ये आर्टिकल नहीं, काम भी हो जाता बहुत है, बढ़िया। पढ़ता ही नहीं था, शेखर गुप्ता को मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, प्रिंट को मैं पढ़ता ही नहीं कभी। मैं तो रंजन गोगोई का गूगल में सर्च कर रहा था, वहां पे आर्टिकल मिल गया मेरे को। दादा ये इस मिंट का आर्टिकल की जो हेडिंग है, इट इज अ वन लाइन स्लैप टू द जुडिशरी। जी 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 जबरदस्त कस के थप्पड़ मारा है। जी 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 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड मैं ये बोलता हूँ, दिस शुड स्टीर द माइंड्स, लीगल माइंड्स ऑफ इंडिया। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना कि हाँ हम बड़े केस मार खाए हैं, लाखों रुपए हम फीस लेते हैं, ये लेते हैं। अरे सालो कुत्ते हो तुम लोग। पहले समझ। जी जी दुष्यंत दबे हो गया, प्रशांत कुमार हो गया, प्रशांत भूषण हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। इसके बारे में कभी बोला इन्होंने? बड़े बड़े वकील बैठे हैं वहां पर, बिल दिलाते रहते सर हैं। क्यों बोलेंगे, इकोसिस्टम जो बना हुआ है क्यों बोलेंगे, वो उनका तो जेब भर रहा है ना सब तो लोग। वही है, आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो लॉ करता है लड़का, वो क्या करता है, मुझे जाना है श्याम दीवान के चैम्बर में जाकर के एसोसिएटशिप करनी है, मुझे कपिल सिब्बल के यहाँ पे करनी है। जो चमचे बैठा के रखते हैं, जो उनको लैपटॉप पे बताते रहते हैं, वही तो है। तो उनके दिमाग में तो कपिल सिब्बल ने बोला वही लॉ हो गया बस। हाँ तो शॉर्टकट चाहिए ना सबको। मेन दिक्कत ये, कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, तो शॉर्टकट चाहिए, पैसे चाहिए किसी भी हालत में। करेगा। जजेस भी साले चूतिया हैं, मैं तो चूतिया ही बोलूंगा, चूतिया है वो लोग, वो भी कुछ नहीं करते। और ये जो सीनियर एडवोकेट है ये भी कुछ नहीं करते, तो करेगा कौन? इट इज द ड्यूटी ऑफ अस टू टीच द स्टूडेंट्स ओवर देयर। एटलीस्ट मैं सोचता हूँ मजूमदार साहब अपनी बिटिया को तो बता दो कि देखो बेसिक बता दिया मैं, बता तो दिया, ये भी दिखाऊंगा मैं। और दूसरा है कि उसको मैं सुनाता हूँ कि देखो ये आर्गुमेंट है, क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट 370 का जो आर्गुमेंट हो रहा था, इतने 8 दिन हो गया ना, 8 दिन हो गया। Yes. 8 दिन में क्या निकला है, और हाउ द जजेस आर रिएक्टिंग। अरे दादा एक बात बता दूं, मैं भूल गया, उसके बारे में मैं अलग से बोलने वाला था। ये साला दुष्यंत दवे लास्ट में क्या बोलता है कि बीजेपी हैज इंसर्टेड रिमूवल ऑफ आर्टिकल 317 दिस व्हिच इज नॉट अलाउड एज पर सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्या बोला, व्हाटएवर हैपनिंग इन जम्मू कश्मीर इज आल्सो हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट। मतलब तू चाहते क्या हो? नहीं सर, एक्चुअली देखिएगा, केरला तमिलनाडु इधर हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, उधर कश्मीर, और थोड़ा थोड़ा देखिएगा ये आपका गोवा रीजन में अभी लोग बोल रहे हैं कि वी वांट टू कम बैक टू अ पोर्चुगीज एंसेस्ट्री। या मैं आपको बता, आई एम जस्ट गिविंग हिंट्स, थोड़ा सा और बताऊंगा। सो two particular groups of people are now colluding to overthrow the entire system. निखिल, इसलिए मैं बोला ना, इंदिरा जी लाई थी इनको, ये कुकीज जितने। निखिल जी दादा जी, ये देवकी नंदन ठाकुर क्या है? ये पंडित जी इनकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ अच्छा, बागेश्वर धाम जी और पंडित जी ने मिलकर कहा है कि अपना जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मभूमि है, उनकी जो सत्यम प्रतिमाएं हैं वो उन्होंने कहा है कि वो मस्जिद की सीढ़ियों में गड़ी हुई है, वहां पे दबाई हुई है। जैसे अपने कुतुब मीनार में भी ऐसा थोड़ा है कि तो सही बात है सर, छोड़ के रखा गया है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आप और आगे सुनिए। जिस समय 2018 के इलेक्शन हो रहे थे एमपी में, तो ये बंदा, मैं इसको बहुत, ये बाबा है ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिशियन है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये आदमी 2018 में भाई साहब द्वारे नगरी नगरी जाकर के ये शिवराज चौहान की बुराई कर रहा था। ये नोटा देना आज की डेट में ये कर रहा है। शिवराज चौहान ने जो एमपी में किया है, मतलब पूरा का पूरा, वो तो सबके सामने है। ओनली थिंग इज दैट बीजेपी कुड नॉट परकोलेट इट डाउन टू द पब्लिक। अब ये आदमी फिर धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं, उस चक्कर में मैं बोल रहा हूँ। ये बता दूं सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि ये आदमी दिग्विजय का और इनका वो है, स्पाई है, क्लोज है, कमलनाथ का क्लोज तो है ये तो कहीं सारी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके इलाके में कहीं पर आकर के ये ताली बजाना शुरू कर दे तो साले को जूता मार के भगाना वहां से उसको।
नहीं दादा, आप जो कह रहे हैं ऑडिट तो हो रहा है और जनता उस चीज को देख रही है, पर एक बात भी ये भी है दादा, ये लोग चलो बरगलाने का कार्य करते हैं, पर नेताजी भी इसी अपॉर्चुनिटी क्यों देते हैं इन लोगों को उठने का? अगर आपका वर्क इतना साउंड है, अब ये सब्सटेंशियल है, तो बताओ, ये विकेट जी, आप मुझे बताओ, नेता माने क्या होता है? हाँ, वो भी अपॉर्चुनिस्ट होता है और कुछ नहीं होगा। नेता माने जिसकी कोई भी नियत ना हो, हाँ, नेता, नैतिकता ना हो जिसमें। जिसमें नैतिकता ना हो, आपसे उसके शुचिता का, ऑनेस्टी का, इंटेग्रिटी का आप एक्सपेक्ट करो ही मत। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको सिर्फ जी। अपना बिजनेस चलाना है, सत्ता में रहना है और बिजनेस चलाना है, इतना ही काम करना है उनको। मैं शिवराज चौहान की स्पीच जब लोकसभा में होती थी, स्टार क्वेश्चन आते थे, उस समय भी पढ़ता था, 2098 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज की डेट में शिवराज चौहान वहां पर आ गए, शिवराज चौहान इतने दिन तक रहे, ऐसा रहा वैसा रहा। एमपी बीइंग द लार्जेस्ट एग्रेरियन स्टेट, जिस समय दिग्विजय सिंह वहां पर 10 साल थे, उस समय आप देखो कितने कैनाल्स वहां पर थी, कितना एरिया इरिगेटेड था। और जब शिवराज चौहान आए तो कितना इरिगेशन हो गया, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, कितने टन कितने क्विंटल पैदा होता था, आज की डेट में कितना पैदा होता है, उसका कंपेरिजन करो, ठीक है। इन बेवकूफों ने सिर्फ ये बोला कि 10 साल से वहां पर 15 साल से शिवराज चौहान बैठे हुए, हमारे उसकी शक्ल नहीं देखनी, तो परफॉर्मेंस नहीं देखा, शक्ल नहीं देखनी, इसलिए हटा के बाहर करो। नहीं, ये थोड़ा गलत बोल गए। जो दिग्विजय सिंह जी के समय तो मैंने देखा हुआ है, वो समय को तो बोलिए कि आपके पूर्व जन्म के सारे पापों को आपको सिर पे आच्छादित कर दिया हो, तो वो समय आप दिग्विजय सिंह जी का समय बोल सकते हैं। न एमपी में जल था, न विद्युत थी, न शिक्षा थी, न कोई फैसिलिटी थी, और इन्होंने आकर जो सड़क परिवहन निगम जो उस समय का बंद किया एमपी में, आज तक आरंभ नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह जी ने ये किया था, और कर्मचारियों के भी बहुत बुरे हाल कर दिए थे। तो एमपी के बहुत बुरे हाल के लिए स्वयं सड़कें जैसी कोई चीज नहीं थी, माननीय उमा भारती ने लाके सारी चीजें करी थी। और आज इरिगेशन में आप देखिए, जो मध्य प्रदेश का जो हमारा बेल्ट है, ये गेहूं के उत्पादन में पंजाब के बराबर खड़ा है, पंजाब से आगे इवन रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। पिछले 3 साल लगातार एमपी अपना गेहूं के उत्पादन में पंजाब का रिकॉर्ड। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जय भारती साहब तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, पटेल बैंक ब्रदर्स में जब मैं जाता हूँ ना गेहूं लेने के लिए, यहाँ पर वो कौन सा मिलता है, आशीर्वाद का आटा मिलता है, और उसमें लिखा होता है गेहूं फ्रॉम सीहोर, हाँ, सीहोर बेल्ट का पूरा एमपी का, वहां से बना है वो। अगर वहां पे पंजाब का होगा तो गेहूं खरीद, वो आटा खरीदता नहीं है आदमी, वहां पे जाकर के सीहोर वाला ही लेता है, एमपी वाला लेता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक टाइप बोलते हैं उसको, ज्यादातर मतलब ज्यादातर उसमें जो गोबर की खाद होती है वही कंपोस्ट खाद यूज कर रहे हैं वो लोग, ऐसा लगता है। हमारे यहाँ खाद से ज्यादा दादा अपने मध्य प्रदेश में जब आप आएंगे तो हाँ, यहाँ पे खाद से ज्यादा आप मिट्टी को आप देखेंगे, पाएंगे यहाँ पे काली मिट्टी बहुत है। और काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और काली मिट्टी आप ऐसा है कि मतलब वो काली मिट्टी अगर आपको खेतों में अगर फ्रेश मिल भी जाएगी ना, तो आप उसको खा भी जाओगे, इतनी ऐसी प्योर रहती है। तो काली मिट्टी में उत्पादक क्षमता अधिक है। गेहूं 2012 की जून के महीने में मैं चित्रकूट गया था ना, चित्रकूट में वो जो नदी है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ को एमपी है, मंदाकिनी माता हाँ। नदी। तो हम लोग जो एमपी का जो गेस्ट हाउस था वहां पे रुके हुए थे, और जो उनका जो राम मंदिर है और बाकी शिव जी का मंदिर वो उस तरफ है। तो शाम के टाइम जब हम आरती में गए वहां पर, तो देखा कि जो यूपी का इलाका है वो डार्क है, और एमपी का जो इलाका है वहां पे लाइट थी। तो मेरी बीवी बोलती है ये क्या तमाशा है, एक जगह पर लाइट है एक जगह पर लाइट नहीं। मैंने कहा मैडम ये एमपी है इसलिए यहाँ पे लाइट है, और ये यूपी है, अखिलेश सिंह है, इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं है। सेम थिंग इलाहाबाद से शाम के टाइम में जब गाड़ी चलती है, वो कौन सी है, बॉम्बे वाराणसी बॉम्बे सुपरफास्ट, जब वो शंकरगढ़ से क्रॉस करती है, शंकरगढ़ तक अंधेरा रहता है, शंकरगढ़ से जब क्रॉस करती है और जब एमपी में घुसती है तो वहां पर उजाला पूरा पूरा दिखाई देता है रात के टाइम। इतना सब कुछ किया है, और फिर भी ये बेवकूफ दुनिया भर की बकवास करते रहते हैं। मतलब मेरे को देवकी नंदन ठाकुर के बारे में पूछना था कि ये आदमी है क्या चीज, जो मेरे को इनपुट मिल रहा है ये वही है, दूसरा है दैट व्हाट, मतलब उसको मुझे सप्लीमेंट करना था, कंफर्म करना था। दादा आज आपने सस्पिशियसली तो मुझे भी किया, मैं भी इनको ऑडिट करूंगा अभी तत्काल, क्योंकि देखो मैंने निखिल मैं बता दूं, मुझे ऑडिट करूंगा डिपार्टमेंट में 25 साल हो गए हैं, मैं हर चीज को सबसे देखता हूँ,
एक भी चीज मुझे कहीं मिल गई कि भाई ठीक है ये गड़बड़ करता है, तो मैं उसके अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ कि साला ये नाटक क्या है यार। नाउ आई वॉच ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ हिम, जहां पर भी बैठा होता है वहां पे वो कर रहा होता हूँ, और मैं कंपेयर करता हूँ कि 2018 में चूतिया कर क्या रहा था ये। मैं जरा गूगल करूं ये देवकीनंदन ठाकुर है कौन, जरा मैं अभी देखूं कौन है। अरे वो बाप का बाबा बन के आता है, रोज बकवास करता था, मैं यात्रा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बाबा है वो कांग्रेस की तरफ से जो आता है। नहीं, वो प्रशांत नहीं, दूसरा है ये, तो दूसरा है ये देवकीनंदन ठाकुर। देखो आप, देवकी ठाकुर, अच्छा ये आदमी, हाँ ये इसको तो ठीक है। कैसा हलवाइयों जैसा मोटा मुंह है, पता नहीं क्या खाते हैं। जयभारती साहब, ये मालूम है जब एमपी में इलेक्शन आते तभी एक्टिव होता है ये, बाकी टाइम में ये कहीं तो ज्यादा रहता है, नहीं रहता ये। दादा मैं आपको एक बात बताता हूँ। उस दिन हमारे चाचा जी आए पहली स्ट्रीम में, उन्होंने अपने 500 साल का इतिहास बताया, ठीक है। हमारे जो ताया जी हैं, जो हमारे पिताजी से 10 साल बड़े थे, उनका सबसे बड़ा लड़का प्रवीण, वो होगा कुछ 67 से या 70 साल का होने वाला होगा। इंडिया में एक गुरु है कोई निर्मल बाबा, नहीं सरदार है, वो गंजा सा है और उसने बड़ा सब खाया करो, लक्ष्मी की कृपा होगी। नहीं वो नहीं वो तो ये भी कहता था, नहीं वो तो ये भी कहता था कि अपनी पत्नी का पाद कभी सूंघा है तो कृपा मत, मैंने उसका वो भी सुना। बाबा है। हाँ नहीं वो नहीं, ये है निर्मल सिंह, ये है निर्मल सिंह, ये 3-4 साल पहले या 10 साल पहले मर गया था, ठीक है। तो हमारे ये भाई साहब चले गए उसके पास, बात हुई, पता लगा, उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा जी पेशावर से थे वो। फिर जब पता लगा, उन्होंने कहा कि मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता, तुम तो खुद गुरु हो, तुम्हारी गद्दी है, मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता। अब देखो so much clear he was, yes. अच्छा, हम जो आपको मैंने पहले बताया था, हमारे दादा ने मुझे भी बोला था कि तुम किन की संतानें हो, तुम हर एक मेल एक गुरु है। लेकिन मैं एक बात की बड़ी दाद देता हूं, मैं अपना फैमिली ट्री देखता हूं, 6वीं जनरेशन तक सबके आगे पीर लिखा हुआ है, 7वीं जनरेशन के बाद पीर है ही नहीं कोई। बहुत अच्छा हुआ कि हम इस चक्कर में नहीं पड़े। मेरे परदादा जी कश्मीर में वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, दादाजी ने भी उसमें निकाला, पिताजी। मैं खुद एक ब्राह्मण होकर, सारस्वत ब्राह्मण होकर, ये जितने भी बाबा हैं, मैं कहता हूं 9 में से 10, मैं सबको नहीं कहता, स्वीपिंग स्टेटमेंट, मुझे इन लोगों से, इन्होंने हिंदुइज्म के लिए किया क्या है। और सबसे बड़ी मुझे अफसोस होती है जो बाबा अपने सिंहासन पे बैठता है और पीछे सारा सोना लगा हुआ है। मैं तो उस मंदिर में जाने को तैयार नहीं हूं जहां पर भगवान को, क्या हमारे भगवानों को हीरे जवाहरात और सोने के मुकुट चाहिए? मेरे को तो इस चीज से भी, मैं इससे भी क्वेश्चन करता हूं, क्या एक भगवान की सीधी मूर्ति नहीं हो सकती, हाथ में मुरली और धोती और एक जनेऊ, जो सर पे एक साफा और वो गमछा डाला हो, उसको मैं उस भगवान को रिफ्यूज करता हूं जो भगवान कहता है कि मुझे सोने का मुकुट और हीरे जवाहरात चाहिए। ये किस तरह का भगवान है? ये भगवान है कि लाला है? लाला है। बैजू बावरा, अवगढ़ बैजू बावरा। नमस्कार दादा, सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे को जितना मौका मिला, हमने जजेस को जिस तरीके से मौका मिला तो गाली दे दी, अब तुम्हारे को मौका मिला तुम भी गाली दो। हाँ, जजेस ने कह दिया है कि वो शादी करने की जरूरत नहीं है, शादी मान्य है। हम कहें क्या बवासीर फैला रहे हैं भाई ये लोग। उनका बस चले तो वो बोलने साले तुम शादी की बात क्यों करते हो, जिसको जो मर्जी उसको ठोक दो और बच्चे पैदा कर लो, उतना ही बहुत है, इस तरीके भाई। तो एक दोस्त मेरा कह रहा है जज साहब महंगाई कम हो न हो, पेट्रोल का डीजल कम हो न हो, ठुकाई में खुद ही छूट दे रहे हैं। आपको अकबर सिंह पता है कि ये शादी के लिए क्यों कह रहे हैं? आपको इसका ओरिजिन पता है, ये कहां से आ रही है बात? अगर पूछो सवाल। बताइए भारती दादा, नमस्कार, आप बड़े दिनों बाद आए, बताइए। सूरज यांगड़े जो एक शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, दलित है, हार्वर्ड में वो पोस्टर बॉय है इनका, वो क्या पढ़ाता है हार्वर्ड में, खासकर इंडियन बच्चों को?
कि फैमिली सिस्टम आपको रेसिज्म और हर चीज वो कल्चर सिखाती है कि आप लोगों का शोषण करो, इसलिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट रिवोल्ट करो। वो भारत की सिर्फ एक चीज बची हुई है, वन ऑफ द वन थिंग, फैमिली स्ट्रक्चर। जिस दिन भारत अरे का ओकरी म- फैमिली स्ट्रक्चर टूट गया, अमेरिका की तरह यहाँ पर ज़ॉम्बी होंगे। मैं रहता हूँ यहाँ पर ओकरी 26 माइक साल जो हो है गए। कुछ ना उखाड़ पाएगा, ना फैमिली टूटेगी ना कुछ। अरे यार तुम फिर वही हटगट से कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ये। नहीं, अरे चीज शहरों में सुनिए ना हो सर। रहा है, ये कर रहे हैं, कर रहे शहरों हैं, में हो रहा है अफगढ़, ये कर चीज रहे हैं, धीरे लोग धीरे। कर रहे मेरी हैं। बात That is सुनो, percolating down, धीरे नहीं धीरे नहीं आ रहा है। ये चीज एक कंट्रोल मिनट, में आ रहा है। ये चीज इंडिया से भारत की तरफ आ रही है। हम्म। कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, याद रखना, जो आज तक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं वो कभी नहीं होगा। मेरे को आधे घंटे के लिए हमें exclusive काउंटर में पे कुछ आता तैयार हूँ। करना पड़ेगा। जी सर। कहने का आधे मतलब घंटे ये है कि exclusive में आता हूँ फिर, ठीक है? ठीक है दादा, आइए। नहीं सर, हम लोग ये करते हैं ना, बैक स्टेज में बात करते बैक हैं। से जाते जी हैं। जी, बैक बंद कर दूं? नहीं बैक हाँ से जी। जाते हैं। कंक्लूड कर दीजिए ना सर। ठीक है, चलो कंक्लूड करो, आप बोलो। तो दोस्तों, आज हम जो बताए आप लोगों को, आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और इस स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि हम और प्रेरणा पाएँ और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि आज जो मुद्दा उठाया गया ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा सोचिए आप लोग, सुनकर सोचिए कि क्या बोलना चाह रहे थे हम लोग। मतलब हर चीज़ यदि कोर्ट डिसाइड करे तो फिर कोई डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रहा ना। फिर इस विषय में आप लोग कृपया सोचिए, कमेंट कीजिए, यदि कुछ पूछना हो तो हमें बताइए, हम जरूर आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यही कहते हुए मैं सबको जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय बोलकर आज हम लोग विराम लेंगे। महादेव। बीबी दादा एक मिनट, बीबी दादा एक मिनट रुक जाइए। बीबी दादा, ये कोई ब्रिजू कुमार हैं, जुड़ना चाहते हैं, मैं जरा उनको सुनना चाहूंगा, ये क्या अरे सामने ये बैठा हुआ, यही है बिरजू कुमार। कौन है ब्रिजू कुमार? अवगढ़ यही है। मैं कितने नामों से आते हो यार तुम, किशन कन्हैया हो अरे क्या? मैं वो कुछ दिन पहले ना नौ बौद्धों के चैनल पिछले हफ्ते गया था, उनको उंगली करने ठीक है, जाता ठीक था। है, ठीक है। इसीलिए मैंने बैजू बावड़ा बोला था, मैंने कहा बैजू बावड़ा अवगढ़ है, इसीलिए मैंने बोला था उसको। मिस्ट्री सॉल्व होगी। ठीक है दादा, ठीक है। सबको जी जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर